इससे पहले मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने खाद्य सुरक्षा वाले टॉपिक पर बात की थी, है ना। और उसमें हमने बात किया था कि खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम हैं। तो खाद्य सुरक्षा के कुल हमने कितने आयाम देखे थे? कुल 4 आयाम देखे थे, जिसमें से WTO ने 3 आयाम दिए थे। कौन कौन से वो आयाम थे? इन्हें ट्रिपल ए के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनमें से पहला जो आयाम है खाद्य सुरक्षा का ये है क्या नाम है उसका, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, और तीसरा है एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, और चौथा जो है सतत एवं निरंतरता का जो कंसेप्ट है खाद्य सुरक्षा में, ये FAO ने जोड़ा था, बाद में जोड़ा था। तो हमने ये खाद्य सुरक्षा के आयाम पर, जिसमें 4 आयाम थे, हमने इन पर बात कर लिया था। आज अभी हमें बात करनी है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर। देखते हैं क्या है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट अभी मैं आपसे साझा करूंगा, आप वो रिपोर्ट देख करके समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत में खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है ना, ये बहुत दयनीय, बहुत अच्छी नहीं है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति वर्तमान समय में भारत के लिए एक्चुअल में एक चुनौती बन चुका है। ये जो मैं बातें कह रहा हूं आपको कुछ उदाहरणों से, और कुछ मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, कुछ रिपोर्ट्स रखूंगा, तो आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले भारत में खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है, एकदम स्पष्ट तौर पे जान लीजिए कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब ये बात मैं कुछ रिपोर्ट के निष्कर्ष से कह पा रहा हूं। अब ये कुछ रिपोर्ट कौन कौन से हैं? कुछ नेशनल है, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट है। उन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पर मैं आपसे ये कह पा रहा हूं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो जिसे कहा जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के हिसाब से अगर हम बात करें तो अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट GHI का रिपोर्ट पहले जो है ये IFPRA जारी करता था। पूर्व में ये रिपोर्ट कौन जारी करता था? IFPRA। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI। ठीक। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसका जो रिपोर्ट है पहले ये IFPRI जारी करता था। IFPRI का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो संस्था है, ये संस्था पहले GHI यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के रिपोर्ट को जारी करती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर GHI का रिपोर्ट कौन जारी करता है पूछेगा, तो ये 2 संस्थाएं मिल करके जारी करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये संस्थाएं हैं? तो इनमें से एक संस्था का नाम है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो दूसरी संस्था है ये है वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है। तो वर्तमान समय में GHI का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्तमान में GHI की रिपोर्ट 2 संस्थाएं मिलकर के जारी करती है। पहला है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक, और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्थ, ये 2 संस्थाएं हैं जो मिल करके GHI के यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के रिपोर्ट को जारी करती है। वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट जो है, ये जो सूचकांक है, इंडेक्स है, ये हमें पूरे वर्ल्ड भर में बताता है कि कितने लोगों की स्थिति भुखमरी की है, कितने लोगों की स्थिति अल्प पोषण की है। इसके बारे में हमें ये जो इंडेक्स है ये बताता है, ठीक है।
अब अगर हम देखें कि जीएचआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है तो ये किस बेसिस पर जारी करता है, तो इनके जो जारी करने के सूचक हैं, इनके कुल 4 आधार देखने को मिलते हैं। ठीक है, जीएचआई का जो अपना रिपोर्ट है ये 4 आधारों पर देखा जाता है। ठीक है, ये कितने आधारों पर देखा जाता है? 4 आधारों पर। कौन कौन सा? सबसे पहले देखा जाता है अल्प पोषण, अल्प पोषण। दूसरा, अल्प पोषण का पीछे हमने टॉपिक समझा हुआ कि अल्प पोषण क्या होता है ना। दूसरा, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। तीसरा, बाल ठिगनापन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बौनापन। और चौथा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाल दुबलापन, बाल दुबलापन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर जीएचआई का जो रिपोर्ट होता है ये तैयार किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब अल्प पोषण क्या होता है आपको पीछे पता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जितनी आवश्यकता है अगर उससे कम भोजन उसे प्राप्त हो रहा है तो एक्चुअल में उसकी स्थिति अल्प पोषण की होती है। बाल मृत्यु दर के बारे में अगर हम बात करें तो बाल मृत्यु दर का मतलब होता है चाइल्ड डेथ रेट, मतलब जो बच्चे हैं जो अभी शिशु अवस्था में है या 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके मरने की दर जो है बाल मृत्यु दर के नाम से है। और बाल ठिगनापन या बाल बौनापन जो है इसी को वृद्धि रोधन भी कहा जाता है। एक शब्द इसके लिए और प्रयोग में लिया जाता है, वृद्धि रोधन, वृद्धि रोधन। इस शब्द का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई कम रह जाना। जैसे उम्र के हिसाब से लोगों की लंबाई एक औसतन लंबाई हो जाती है, यहाँ पे जो बच्चे बाल ठिगनापन या बौनापन का शिकार हो जाते हैं उनकी लंबाई के हिसाब से, इनकी उम्र के हिसाब से लंबाई थोड़ी कम रहती है। बात समझ में? बाल दुबलापन क्या होता है? अगर उम्र के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो वेट है ये कम है, वजन कम है, तो उसे हम लोग बाल दुबलापन बोलते हैं। तो ये 4 बेसिस पर जीएचआई के रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। और जीएचआई का रिपोर्ट वर्तमान समय में 2 संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ये 2 संस्थाएं मिलती हैं और आपके जीएचआई के रिपोर्ट को जारी करती हैं। पहली रिपोर्ट कौन जारी करता था? IFPRI। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था थी, तो सबसे पहले ये संस्था जीएचआई की रिपोर्ट जारी करती थी, लेकिन अभी ये संस्था इनकी रिपोर्ट जारी कर रही है। अगर हम जीएचआई के रिपोर्ट को 2022-2023 में नजर डालें, जीएचआई का जो रिपोर्ट आया है चाहे वो 2022 का उठा करके देख ले, चाहे 2023 का उठा करके देख ले, अगर आप ये 2022 या 23 के जीएचआई के रिपोर्ट को देखेंगे तब आपको स्थिति समझ में आएगी भारत में खाद्य सुरक्षा की। 2022 में इंडिया की, भारत की कुल ओवरऑल 121 देश थे। उन 121 देशों में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 107वीं थी, एंड 2023 में जो इसकी रैंकिंग थी ये 111वीं थी जीएचआई की। माने जो भारत में भूखमरी लोगों की अगर संख्या देखें 121 देशों में, तो हम लोग 111वें नंबर पे हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो कितना ज्यादा पीछे। यही नहीं, अगर हम लोग ब्रिक्स देशों में भी बात करें, तो ब्रिक्स देशों में इंडिया सबसे पीछे पायदान पे है। बात समझ में आ रही है? ठीक। और अभी 2024 का जो रिपोर्ट आना है ये इसी अक्टूबर में आना है। इसमें हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में जो भारत की जो जीएचआई में रैंकिंग है वो क्या है 2024 अक्टूबर में। मेरे हिसाब से 10 अक्टूबर को आ जाना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप रैंकिंग देखिए इंडिया की, कुल ओवरऑल 121 देश है। 121 देशों में इंडिया की रैंकिंग 107, 111 बनी हुई है और लगातार बड़े वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है बहुत ज्यादा दयनीय है। स्पष्ट है यहाँ तक? तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति समझ रहे हैं हम लोग। तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति समझने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट साझा किया है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ये समझ में आया? इसके बाद अब हम दूसरे रिपोर्ट पर बात करते हैं।
इसके बाद हम दूसरी रिपोर्ट पर बात करते हैं, FAO के हिसाब से देखते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगर हम FAO के हिसाब से देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि FAO का जो रिपोर्ट होता है ये द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इस नाम से FAO अपना एक रिपोर्ट जारी करता है। और अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें, रिपोर्ट का नाम क्या है, FOA की रिपोर्ट के हिसाब से, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, WRL। तो FAO अपना जो रिपोर्ट जारी करती है वो इस नाम से जारी करती है। और अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो 2022 के अनुसार भारत में 2022 में भारत में लगभग 19.5 करोड़ लोग, इतनी बड़ी संख्या में 19.5 करोड़ लोग, लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी यानी अल्प पोषण से ग्रसित थे। अल्प पोषण या भूखमरी से ग्रसित थे। ठीक है, तो दूसरी रिपोर्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरी रिपोर्ट से भी आपको समझ में आ रही है कि 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जो अल्प पोषण यानी भूखमरी से पीड़ित थी 2022 में। ये दूसरी रिपोर्ट का डाटा भी किया। तो यहां से समझ में आ रही है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है ये चिंताजनक है, दयनीय है। क्लियर यहां तक? अगर GHI की ही माने हम तीसरी रिपोर्ट पर बात करें, अगर हम GHI के हिसाब से ही देखें तो भारत में लगभग 16% जनसंख्या ऐसी है, 16% जनसंख्या ऐसी है जो अल्प पोषित है, मतलब जिनको पेट भर भोजन नहीं मिल रहा, उनको जितनी आवश्यकता है उतना भोजन नहीं मिल रहा उनको। बात समझ में आई? तो ये तीसरा रिपोर्ट। चौथा रिपोर्ट पर अगर हम देखें, चौथा रिपोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं NH, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5th के बारे में बात करें, इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत में कुल 5 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के कुल बच्चों में लगभग 67% बच्चे, लगभग 67% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। 67%। और ये वो बच्चे हैं जो 5 वर्ष के हैं या उससे कम हैं, या इससे कम हैं। तो ये बच्चे जिनकी मात्रा कितनी है, लगभग 67% है इनकी मात्रा। ये लोग किस बीमारी से परेशान है? एनीमिया से परेशान है। बात समझ में आ रही है? ये NFHS है, इसका मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे। तो अगर इसके 5वें हम लोग रिपोर्ट पर बात करें तो लगभग 5 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं वो लगभग 67% ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिया से ग्रसित है। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम माने तो इसी रिपोर्ट के हिसाब से 14 वर्ष से लेकर के अगर हम 49 वर्ष की महिलाओं को देखें, तो लगभग 56% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिया से ग्रसित है, इस बीमारी से परेशान है। वहीं अगर हम बात करें तो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये बच्चे लगभग 36% ऐसे बच्चे हैं जो बाल ठिगनापन से परेशान है, अगर आप ये आंकड़े देखें तो ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अच्छी होती तो आप ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इन आंकड़ों में कमी आती। स्पष्ट हुआ यहां तक? ठीक। और एक बात यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बच्चे 5 वर्ष की आयु वाले हैं उनमें से लगभग 19% बच्चे ऐसे हैं जो बाल दुबलापन से परेशान हैं।
बाल दुबलापन से परेशान है। ठीक है, तो ये डाटा देख करके हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक चीज और, अगर यही हम एक रिपोर्ट और साझा करें मौसम विभाग की, भारतीय मौसम विभाग के बारे में बात करें, तो भारतीय मौसम विभाग के बारे में अगर भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से देखें तो भारत में खाद्य सुरक्षा की ये स्थिति अभी और बिगड़ेगी, क्योंकि 2023 में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हुआ है। 2023 में अल नीनो का प्रभाव था, 24 में लगभग खत्म हो गया है। अब अल नीनो के प्रभाव से भारी सूखा की आशंका होती है। अगर देश में भारी सूखा पड़ा, अल नीनो, अगर देश में अल नीनो के प्रभाव से भारी सूखा पड़ा तो सूखा पड़ने का मतलब खाद्यान्न में कमी, और खाद्यान्न में अगर कमी होगी तो फिर से अल्प पोषण एवं भुखमरी की जो स्थिति है वो और तेजी से बढ़ेगी। बात समझ में? अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या रीजन है कि भारत में जो ये खाद्य सुरक्षा की स्थिति है ये इतनी दयनीय क्यों है। तो 4-5 रीजन पे आएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो अगर हम इनके कारणों पर बात करें कि क्या ऐसे कारण हैं जिन कारणों से खाद्य सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी है, तो सबसे मेजर कारण जो आपको यहां नजर आएगा वो आएगा जनसंख्या में वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम सभी को पोषण युक्त भोजन और उनकी आवश्यकता के बराबर का भोजन पहुंचा पाने में अभी थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ भी रही है और इतनी ज्यादा है हमारे देश में। बात समझ में? तो पहली ये सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा की स्थिति को बिगाड़ने का ये कारण है, या खाद्य की असुरक्षा का ये सबसे बड़ा कारण है। बात समझ में? और दूसरी वही हम बात करें, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो एमएसपी की नीति है, एमएसपी की जो नीति है, इस नीति के चलते भी खाद्य सुरक्षा की स्थिति भारत में दयनीय बनी हुई है। हम लोड नहीं लेंगे सरकार की एमएसपी पर, हम पूरा कम से कम 4-5 क्लास में बात करेंगे कि एमएसपी क्या है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। अगला, लोगों की भोजन प्रवृत्ति जो है, भोजन प्रवृत्ति भी, ये लोगों की भोजन प्रवृत्ति में भी बदलाव नहीं आ रहा। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु बहुत महंगी है तो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि उनको खाना बंद कर दें, उनको खाएंगे भले वो क्यों ना महंगा हो जाए। तो इसीलिए लोगों के भोजन प्रतिरूप में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे पहले की स्थिति क्या थी, जो बहुत महंगा हो गया हम उसको स्किप कर सकते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, जैसे प्याज अभी 100 रुपए केजी हो जाए, टमाटर 100 रुपए केजी हो जाए, हम उसको स्किप नहीं करेंगे, हम उसको खाएंगे ही। तो लोगों की भोजन प्रवृत्ति में ऐसी स्थिति होने के कारण भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा की स्थिति जो है ये डैमेज होती नजर आती है। एक और अगर हम मुख्य पॉइंट पर बात करें तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थिति जो है, धार्मिक जो कंडीशन है या धार्मिक जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति के भी कारण कहीं ना कहीं एक रीजन पैदा होता है हमारे सामने कि भारत में खाद्य की असुरक्षा हुई है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये कुछ 4-5 कारण हमारे सामने हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है। अब हमें समझना है कि सरकार ने भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए, और अब यहीं से शुरू होगा हमारा एनएफएसए कार्यक्रम। तो एनएफएसए कार्यक्रम बड़ा शानदार टॉपिक है, चलिए बात करते हैं उस पर। एनएफएसए कार्यक्रम, ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो खाद्य की सुरक्षा में तैनाती से बड़ा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये एनएफएसए कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस समझ लो। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एनएफएसए कार्यक्रम का एक क्वेश्चन पीटी में पूछा गया अभी 2018 में, पीटी, और अभी रिसेंटली 2022 के मेंस में यहां से एक क्वेश्चन था एनएफएसए कार्यक्रम से। ठीक है,
अब ये एनएफएसए कार्यक्रम क्या है, शुरू करते हैं इसको। रेडी, ग्रेट। तो एनएफएसए कार्यक्रम, तो एनएफएसए इसका पूरा नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक, इसका पूरा नाम। और एक्ट ये जो है ये 2013 में पारित हुआ था, तो एक्ट 2013, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ये है हमारा एनएफएसए एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, ये किस लिए शुरू किया गया था? ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि भारत में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है इसको थोड़ा हम लोग अच्छी स्थिति में ला सके, थोड़ी स्थिति दयनीय ना हो, इसके लिए शुरू किया गया सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अच्छा, ये लोगों के दिमाग में कहां से आया? तो पॉलिटी में आप लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, है ना? राज्य के नीति निदेशक तत्व के साथ साथ राज्य मौलिक कर्तव्य, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। उन्हीं में आप आर्टिकल 47 में एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 47 में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, और वो स्टेटमेंट ये है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषण युक्त भोजन देगा, है ना? पढ़ा है? तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य अपने नागरिकों को पोषण युक्त पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर सकेगा। मतलब बाध्य नहीं है सरकार, राज्य बाध्य नहीं है, बाध्य केवल उन मामलों में होता है जो मूल अधिकार होते हैं। ये मूल अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है? अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है, बाद में अगर बन जाए मूल ढांचे के हिसाब से या किसी भी केस के हिसाब से तो अलग की बात है। तो आर्टिकल 47 हमसे कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को पर्याप्त और पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा। अब इसी बात को सरकार ने 2013 में संकेंद्र में लिया, ध्यान में लिया इसको, है ना? संज्ञान में लिया। अब इसके बाद जब ये स्टेटमेंट संज्ञान में आया सरकार की, तो उसने 2013 में इसको बिल को पास किया। इसको संसद में खाद्य सुरक्षा बिल के रूप में लाया गया। खाद्य सुरक्षा बिल के रूप में इसको संसद में पेश किया गया। आपके सामने मैं थोड़ा सा दो वर्ड क्लियर कर देता हूं, एक है शब्द बिल और एक है यहां पे अधिनियम, एक्ट। इनका मतलब क्या है? बिल का मतलब जब भी कोई प्रस्ताव संसद में पारित किया जाएगा तो वो बिल होता है, और वही बिल जब पास कर दिया जाता है, जब उसको मान्यता मिल जाती है, तो वही बिल अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। अधिनियम बनने से पहले कोई भी प्रस्ताव, कोई भी नियम कानून बिल होता है, और बिल को जैसे मंजूरी मिल जाती है तुरंत वो अधिनियम में बदल जाता है। ठीक है, तो 2013 में जब सरकार ने इस सेंटेंस को संज्ञान में लिया, तो 2013 में संसद में खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया, और 2013 में ही राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किया, और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ये एक एक्ट बन गया 2013। ठीक है, अब ये कार्यक्रम देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा देता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को। कैसे? तो चलिए एनएफएसए कार्यक्रम की जब विशेषताएं समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषताएं। क्या है एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषताएं? एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषता। ठीक, तो एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषताओं को अगर हम देखें
तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आंकड़ा समझते हैं कि ये भारत के इतने बड़े विशाल जनसंख्या को कैसे मैनेज करता है, कितना परसेंटेज में करता है। तो एनएफएसए कार्यक्रम भारत की कुल जनसंख्या, इसमें लगभग कुल 2/3 जनसंख्या शामिल है। 2/3 लगभग बोलेंगे तो या इसको बोलेंगे 67%। 67% जनसंख्या एनएफएसए कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें अगर शहरी और ग्रामीण के हिसाब से इसके परसेप्शन से अगर हम बात करेंगे तो जितनी जनसंख्या ग्रामीण में रहती है, गांव में रहती है, उसका लगभग 75% हिस्सा। अगर हम ग्रामीण की पूरी जनसंख्या को देखें तो ग्रामीण की पूरी जनसंख्या में लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या एनएफएसए कार्यक्रम में शामिल है। वहीं अगर हम शहरों के बारे में बात करें तो शहरों में जितनी जनसंख्या रहती है उसका लगभग 50% जनसंख्या एनएफएसए कार्यक्रम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर डिपेंडेंट है। स्पष्ट है यहाँ पे? ठीक। यहाँ पे एनएफएसए कार्यक्रम में जो राशन कार्ड होता है, यही 2018 का प्रश्न था पीटी का, जो राशन कार्ड होता है, ये राशन कार्ड बनाया जाता है किसी घर की महिला सदस्य के नाम पर। ये राशन कार्ड किसके नाम पर बनता है? किसी महिला सदस्य के नाम पर बनता है। और ध्यान रखना होगा कि ये महिला जो है इसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? अगर किसी भी घर की महिला जो जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा है तो उसी महिला के नाम पर ये राशन कार्ड एनएफएसए कार्यक्रम के लिए बनाया जाता है। स्पष्ट हो यहां तक? ठीक है, यही सवाल था 2018 वाले पीटी का। उसके बाद और इसकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनएफएसए कार्यक्रम में जो लाभार्थी है ना, लाभार्थियों को 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। एक है प्राथमिक परिवार, और एक है अंत्योदय परिवार, अंत्योदय परिवार, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी से थोड़ा भिन्न होता है बीपीएल परिवार। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो, जो ये प्राथमिक परिवार होते हैं ये कौन से परिवार होते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक परिवार का मीनिंग पहले ये समझो, थोड़ा सा बीपीएल और अंत्योदय तो वो समझ पाते हैं। बीपीएल किसे कहा जाता है? बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहता है, गरीबी रेखा के नीचे उसे हम लोग बीपीएल परिवार कहते हैं। बात समझ में? लेकिन अंत्योदय परिवार क्या होता है? ध्यान रखना, अंत्योदय परिवार वह परिवार होता है जिसकी स्थिति बीपीएल परिवार से ज्यादा दयनीय होती है। अंत्योदय परिवार की जो स्थिति होती है ये बीपीएल परिवार से ज्यादा दयनीय होती है। ज्यादा दयनीय होती है। बात समझ में आई? ठीक, तो इन्हें हम लोग कहते हैं अंत्योदय परिवार, और ये होता है बीपीएल परिवार। यहां तक का मामला क्लियर है? ठीक, तो बीपीएल परिवार और अंत्योदय परिवार समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक परिवार क्या है। प्राथमिक परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जो एपीएल परिवार होते हैं। एपीएल का मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर है उन्हें एपीएल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर, जिन्हें हम लोग एपीएल कहेंगे, एपीएल। ठीक, तो वह परिवार जो गरीबी रेखा के ऊपर होता है उसे हम लोग यहाँ पे प्राथमिक परिवार कहते हैं। ये एनएफएसए कार्यक्रम के लिए परिवारों का बंटवारा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ देखो कि यहाँ पे जो प्राथमिक परिवार है या जो अंत्योदय परिवार है इनको कितना अनाज कैसे मिलता है? तो ध्यान रखना है, प्राथमिक परिवार को 25 केजी अनाज प्रति माह मिलता है, प्रति माह मिलता है। क्लियर ये बात? 25 केजी अनाज प्रति माह मिलता है। अगर इसी में हम प्रति व्यक्ति के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति को 5 केजी अनाज, 5 केजी अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा। परिवार के बारे में बात करेंगे तो 25 केजी अनाज। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति तो 5 केजी मिलता है। क्लियर ये बात? हाँ,
अब जरा देखो, बीपीएल या अंत्योदय परिवार पर अगर हम बात करें तो बीपीएल या अंत्योदय परिवार के लिए एनएफएसए कार्यक्रम के थ्रू जो अनाज मिलता है वो 35 केजी प्रति माह मिलता है। कितना मिलता है? 35 केजी प्रति माह मिलता है। अब वहीं अगर हम प्रति व्यक्ति बात करेंगे तो यहाँ पे 7 केजी जो अनाज होता है ये प्रति व्यक्ति मिलता है, प्रति व्यक्ति मिलता है एनएफएसए कार्यक्रम के थ्रू। आपको समझ में आ रही है बातें? ये डाटा है, इसमें समझना क्या है, डाटा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ के अगर हम अनाज के रूप में जो चावल है, गेहूं है और जो मोटा अनाज है, यहाँ पे अनाज के रूप में यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनएफएसए कार्यक्रम में अनाज के तौर पे क्या क्या रहेगा? अनाज के रूप में यहाँ होता है गेहूं, यहाँ रहता है चावल और यहाँ रहता है मोटा अनाज। और एनएफएसए कार्यक्रम में गेहूं, चावल और मोटा अनाज का कितना मूल्य लिया जाता है? तो अगर गेहूं के बारे में बात करें, चावल के बारे में बात करें और मोटा अनाज के बारे में बात करें तो ध्यान रखना होगा हमें, गेहूं जो होता है एनएफएसए कार्यक्रम में 2 रुपए पर केजी मिलता है, पर केजी। चावल पर अगर हम बात करें तो चावल 3 रुपए पर केजी मिलता है। अगर हम मोटे अनाज पर बात करें तो मोटा अनाज 1 रुपए पर केजी मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये है एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषताएं। एनएफएसए कार्यक्रम में लगभग 67% ओवरऑल 67% जनसंख्या शामिल है, जिसमें अगर हम बात करें कि ग्रामीणों की कुल कितनी जनसंख्या होगी तो ओवरऑल जितनी जनसंख्या ग्रामीणों की है उन ग्रामीणों की पूरी जनसंख्या में से लगभग 75% जनसंख्या एनएफएसए कार्यक्रम में शामिल है। अगर हम शहरों के बारे में बात करें तो शहरों में ओवरऑल जितनी जनसंख्या रहती है उसका लगभग 50% जो जनसंख्या है वो एनएफएसए कार्यक्रम में शामिल है। यहाँ जो राशन कार्ड बनाया जाता है ये महिला के नाम पर बनाया जाता है और महिला की आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं ये 2 परिवारों में बांट करके बनाए जाते हैं। एक प्राथमिक परिवार होता है और यहाँ पे अंत्योदय या बीपीएल परिवार होता है। प्राथमिक परिवार वो परिवार होगा जो गरीबी रेखा के ऊपर रहता है। ठीक है, अच्छा, गरीबी रेखा के ऊपर कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं निष्कासित रेखा के नीचे। क्या कह सकते हैं? निष्कासित रेखा के नीचे जो रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक परिवार। अंत्योदय परिवार वो परिवार होगा जिसकी स्थिति बीपीएल परिवार से भी ज्यादा खराब होती है। क्लियर? बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं और इनसे गरीबी रेखा के नीचे के भी जो नीचे रहेंगे वो है अंत्योदय परिवार। अगर एनएफएसए कार्यक्रम में देखें कि प्राथमिक परिवारों को कितना अनाज कैसे मिलता है तो प्राथमिक परिवारों को 25 केजी का अनाज प्रति माह मिलता है। प्रति व्यक्ति पर बात करेंगे तो 5 केजी अनाज मिलेगा। वहीं अगर अंत्योदय परिवार पर हम बात करें तो ये 35 केजी प्रति माह मिलता है दोनों को, अंत्योदय को, बीपीएल को, दोनों को। और 7 केजी जो अनाज होता है ये प्रति माह मिलता है। यहाँ अनाज के तौर पे मिलता क्या है? यहाँ अनाज के तौर पे आपको गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिलेगा। क्लियर है ये? और ये इतने भाव पे यहाँ पे मिलते हैं। अब यही अगर हम बात करें तो ये जो एनएफएसए कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे अब ने भारत सरकार ने क्या किया है या यूपी सरकार ने क्या किया है कि ये जो कार्यक्रम है इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अब यहाँ पे जो अनाज मिलता है मुफ्त में वितरित किया जाता है। 2023 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना। सुना है आपने? तो 2023 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना, ठीक है ना? हाँ, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना, इस नाम से शुरू किया गया। और इस नाम में, अच्छा, ये जो योजना शुरू किया गया था 2023 में नहीं और उससे पहले शुरू था, 2023 में इस कार्यक्रम को एनएफएसए में मिला दिया गया है। बात समझ में? ये जो हमारा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को 2023 में कहा विलय कर दिया गया है? एनएफएसए कार्यक्रम में। ठीक, अब पीएम इसकी जो शुरुआत है ये 2020 में कोविड टाइम में की गई थी। इसकी शुरुआत पीएम गरीब जन कल्याण योजना, इसकी जो शुरुआती डेट है ये 2020 कोविड के टाइम में किया गया था और 2023 में क्या किया गया, इस पीएम गरीब जन कल्याण योजना को एनएफएसए कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। बात समझ में? ठीक, अब यहाँ पे सरकार प्रत्येक परिवार को 5 केजी का अनाज, इस कार्यक्रम के थ्रू प्रत्येक परिवार को 5 केजी का अनाज फ्री में, मुफ्त में बांटती है। बात समझ में आई? ठीक, स्पष्ट है ये बात?
अब एनएफएसए कार्यक्रम की एक विशेषता और समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण वो विशेषता है। एनएफएसए कार्यक्रम में अगर अनाज अवेलेबल नहीं है तो आप अनाज के बदले उस दुकान वाले से डायरेक्टली नकद आप पैसे ले सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक, जैसे मान लो जैसे यहाँ देखो, आपको 2 रुपए पर केजी गेहूं मिल रहा था, और कितना मिल रहा था, मान लो आप प्राथमिक परिवार से तो आपको 25 रुपए मिल रहा था, तो इससे कुल कितने रुपए आपको चुकाने होते थे? 50 रुपए। अब अगर इसके पास मान लो किसी भी रीजन से ये गेहूं अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से 50 रुपए ले सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं। बात समझ में? ठीक, तो अच्छा, इसमें जो सब्सिडी होती है वो सब्सिडी निकाल दी जाती है, ठीक है। तो नकद क्षतिपूर्ति का यहाँ के कंसेप्ट होते हैं। और अगर बाय द वे यहाँ के एनएफएसए कार्यक्रम में और बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मान लो कि इन सब चीजों से संबंधित जो मैंने अभी पॉइंट आपको समझाया, अगर इनसे संबंधित कोई भी शिकायत है तो यहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधा जिला शिकायत निवारण क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ जिला शिकायत निवारण क्षेत्र बनाया गया है कि कोई भी समस्या अगर इनसे संबंधित आ रही है तो तुरंत आप अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकते हो। बात समझ में? ठीक, और ये पूरा कार्यक्रम पारदर्शी रहे इसके लिए यहाँ पर एक राज्य खाद्यान्न संगठन बनाया गया है, ठीक है। एक आयोग का गठन किया गया है जिसे राज्य खाद्य संगठन बोलते हैं। गठन क्या बोलेंगे उसे? आयोग, राज्य खाद्य आयोग। इस आयोग का गठन किया गया है ताकि पारदर्शिता बहुत बेहतरीन तरीके से बनी रहे। यहां तक का मामला क्लियर है पूरा? ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है ये कैसी है, और एनएफएसए कार्यक्रम क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो कल चर्चा करते हैं हम लोग कि एनएफएसए कार्यक्रम में क्या आलोचनाएं हैं, उनको पढ़ते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एनएफएसए कार्यक्रम का थोड़ा सा और मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।